मैंने मकान बराए फ़रोख्त का अखबार में इश्तिहार देखा तो बताए गए एड्रेस पर पहुंचा। मकान एक अच्छी लोकेशन पर था, लेकिन पुरानी तर्ज का था, जिसमें एक 65 साला बूढ़ा अपनी 60 साला बीवी के साथ रहता था। दोनों मियाँ बीवी मकान में अकेले रहते थे। मैं दोनों पर हैरान था कि आखिर वो मकान क्यों फ़रोख्त करना चाहते हैं, जबकि इस मकान के अलावा इनके रहने की कोई और जगह भी नहीं। खैर, ये बातें फ़िलहाल तो मैं इनसे नहीं पूछ सकता था। मकान के अंदर दाखिल हुआ तो एक नौजवान की तस्वीर दीवार के साथ लटकी हुई देखी। बूढ़े शख्स ने फ़ख्रिया अंदाज में बताया कि ये मेरा बेटा है, जो मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज है, मगर बेटे ने हमसे मिलना छोड़ दिया। ये बात कहते हुए बूढ़े मियाँ के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे मैं इस दर्द को महसूस कर सकता था जो बेटे की जुदाई में इसने अपने अंदर पार रखे थे। बूढ़े ने बताया कि मेरा एक ही गुर्दा है, क्योंकि दूसरा गुर्दा मैंने बेटे के तलीमी अखराजात पूरे करने के लिए फ़रोख्त कर दिया था। जब मैंने बूढ़े की दर्द भरी कहानी सुनी तो मुल्तान के डीसी हाउस के सामने फ़कीर का बेस बदल कर बैठ गया। और फिर इसके बाद ये उस ज़माने की बात है जब मैं शहर जाकर मंडी में सब्जियों की लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था। मेरे बाप ने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी, लिहाजा इसकी ख्वाहिश थी कि शादी के बाद अल्लाह ताला इसे बहुत सारे बेटे अता करे ताकि वो अपने बाप का सहारा बन सके। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, जबकि मेरी 5 बहनें थीं। अब्बा ने अपनी 5 बेटियों को इज्जत से घर से रुखसत किया। फिर 18 वर्ष की उम्र में मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन औलाद की नेमत से मैं महरूम था। एक बेटी पैदा हुई थी जो कि पैदाइश के वक़्त ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मैं फजर के अज़ान के वक़्त घर से निकला और सूरज तलू होने से पहले शहर पहुंच जाता। शहर की मंडी में सब्जियों और फलों की लोडिंग अनलोडिंग होती थी। सुबह सवेरे ही 1 से 2 घंटे काम करके दिहाड़ी कमा लेता था। फिर घर वापस आकर खेती बाड़ी में अपने बाप का हाथ बटाता था। आज सुबह सवेरे घर से निकला तो मैंने एक औरत को देखा जो बड़े ही राजदारी से किसी बच्चे को उठाकर ले जा रही थी। ये एक नामालूम मालूम बच्चा था। बच्चा रो रहा था, लेकिन वो बच्चे के शोर को छुपाने के लिए इसके मुंह को कपड़े से ढांपने की कोशिश कर रही थी। मैं इस बात पर हैरान था कि ये औरत बच्चे को लेकर आखिर जा कहाँ रही है। फिर मैंने देखा कि औरत जंगल की तरफ रवाना हुई और एक बड़े से दरख्त के नीचे बच्चे को रखकर वहाँ से जाने लगी। अगर मैं वहाँ मौजूद ना होता तो शायद जंगली जानवर या फिर आवारा कुत्ते इस बच्चे को अपना लुकमा बना लेते। लेकिन मैंने जल्दी से बच्चे को उठाया और उस औरत को आवाज़ दी कि जालिम औरत, तू कहाँ जा रही है? इस बच्चे को यहाँ रखकर। औरत को जब पता चला कि कोई शख्स इसका ताक़ुब कर रहा है, तब उसने भागना शुरू कर दिया। मैं बच्चे को उठाए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। मैं इतनी तेज़ी से भागा कि मैं उस औरत के सामने आ गया। वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर मैं आंखों से ही उसे पहचान चुका था। मैंने उस औरत से कहा कि मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं, तुम फलां गांव की औरत हो और मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। फिर मैंने उसके चेहरे से चादर हटाई तो वो शर्म के मारे मुझसे आंखें नहीं मिला रही थी। मैं सारा मामला समझ चुका था, लेकिन फिलहाल मैंने उस औरत को वहाँ से जाने दिया, क्योंकि उसे रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था। और इसकी वजह ये भी थी कि वो औरत, जिसकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष थी, वो मुँह से तो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन बार बार अपने हाथ मेरे सामने जोड़कर भीख मांग रही थी अपनी इज्जत की। इन हालात में किसी भी औरत की इज्जत को उछालना मैंने मुनासिब ना समझा और उसे जाने दिया। मगर मैं बच्चे को अपने साथ ले आया। मैं उस दिन मंडी ना गया। बच्चे को लेकर घर वापस आया। बीवी ने मुझसे कहा कि ये बच्चा कौन है और आप यहाँ क्यों लाए हैं। मैंने बीवी से कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल इस बच्चे को संभालो, ये बेचारा भूखा है, इसके दूध का बंदोबस्त करो। बीवी ने मुझसे बच्चा लिया, फिर इसे दूध पिलाया। फिर जब सुबह हुई तो बीवी मुझसे कहने लगी कि बताओ, मेरा दिल बहुत बेचैनी से बेचैन है, घबराहट सी है, ये बच्चा किसका है, तुझे कहाँ से मिला। मैंने बीवी को कहा
कि ये बताना ज़रूरी नहीं। बीवी ने मुझसे कहा कि बताना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चा है, कोई खिलौना तो नहीं, कल को हमारे लिए कोई मसला भी बन सकता है। ये सच है कि इस बच्चे के लिए मेरी ममता बेचैन होने लगी है, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं औलाद को तरस रही हूँ और ये बच्चा नहीं बल्कि चाँद का टुकड़ा है। लेकिन कम से कम मुझे पता तो चले कि ये बच्चा किसका है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये बच्चा हमेशा के लिए हमारा है, कभी कोई हमें इस बच्चे से दूर नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत में तुम्हें नहीं बता सकता। बस इशारों इशारों में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने तुझे हकीकत बता दी तो समझो कि किसी की पर्दापोशी करने में नाकाम रहा। अल्लाह ताला भी किसी भी इंसान की पर्दापोशी करने का हुक्म देता है और मैं वही कर रहा हूँ। मेरी ये बात सुनकर मेरी बीवी खामोश हो गई, लेकिन शायद वो सब कुछ समझ चुकी थी। इसके बाद मैं उस औरत के पास गया जो मुझे उस रात मिली थी और जो अपनी बेटी का गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही थी। उस औरत का नाम गुलनाज था। गुलनाज को पिछले कई बरसों से मैं यही बात समझा रहा था कि जिस रास्ते पर तुम चल पड़ी हो, इसका अंजाम बहुत भयानक है। तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो, और जो अपनी सकी औलाद को इस्तेमाल करे, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करे, वो भला कैसे सुकून से जी सकता है। मैं अकेले में उससे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। लिहाजा मैं एक मौका की तलाश में था। वो जानबूझकर अपनी बेटी की शादी कर रही थी, इसका घर नहीं बसा रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को गलत धंधे के लिए इस्तेमाल कर रही थी और पैसा कमा रही थी, क्योंकि इसकी बेटी काफ़ी हसीन व जमील थी। लिहाजा वो अपनी बेटी के हुस्न को इस्तेमाल कर रही थी। बड़े बड़े लोगों का इसके घर आना जाना था। इलाके वाले गुलनाज की इन हरकत से तंग आ चुके थे, लिहाजा उन्होंने इसे अपने गांव से निकाल दिया था। फिर उसके बाद वो हमारे साथ वाले गांव में बात हो गई। शुरू में तो गांव वालों ने यही समझा कि गुलनाज कोई बेसहारा बेवा औरत है और अपनी बच्ची के लिए काफ़ी परेशान है। गांव के चौधरी ने तो गुलनाज से ये भी कह दिया था कि मैं तुम्हारी बेटी की किसी अच्छे घराने में शादी करवा देता हूँ। मेरे काफ़ी जानने वाले हैं और अच्छे अच्छे ख़ानदानों के लड़के मेरी नज़र में हैं। मैं ये काम सिर्फ खुदा की रज़ा की खातर करना चाहता हूँ। शादी के सारे खर्चात मैं बर्दाश्त करूँगा और तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मगर गुलनाज ने साफ इनकार कर दिया और चौधरी से यही कहा कि मैं अपनी बेटी की फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती। ये अभी छोटी है, ना समझ है। जब थोड़ी अक्लमंद होगी तब मैं इसकी शादी करूँगी। मगर शादी ना करने के पीछे उस औरत के गलत अज़ाइम शामिल थे। इस गांव में भी उसने गलत कारी ना छोड़ी और अपनी बेटी को इधर भी इस्तेमाल किया। मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता था कि इस काम में इसकी बेटी की रजामंदी शामिल है या फिर नहीं, क्योंकि वो इसकी माँ थी और बेटी अपनी माँ की हर बात मानती थी, शायद खौफ की वजह से या फिर किसी और वजह से, लेकिन वो अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकती थी। उस रात वो अपनी बेटी के गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब मेरा गुलनाज से सामना हुआ तो मेरे मुंह में जो आया मैंने उससे कहा और ये भी धमकी दी कि अगर इसने अपनी बेटी की कहीं शादी ना की तो मैं सारे गांव वालों को इसकी हकीकत बता दूंगा। फिर वो इस गांव से भी निकाल बाहर फेंकेंगे। वो हाथ जोड़ कर मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगी और कहने लगी कि किसी को बताना मत, मैं 1 महीने के अंदर अंदर अपनी बेटी की शादी करूंगी। शायद इस जालिम माँ के दिल में अपनी बेटी के लिए रहम आ ही गया और फिर गांव के किसी किसान के साथ इसकी बेटी की शादी हुई। लेकिन गुनाहों का बोझ वो बर्दाश्त ना कर पाई। वो इस बात पर पशेमान होने लगी कि उसने अपनी सकी बेटी के साथ ऐसा जुल्म आखिर क्यों किया। हालांकि वो किसी को बता नहीं सकती थी, लेकिन बेटी के साथ जो इसने किया, इस बात ने इसकी रातों की नींद हराम कर दी। वो जहनी मरीज़ा बन चुकी थी। मुझे इस दिन गुलनाज के अंजाम पर बहुत अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। उसने खुद ही अपने घर में अपने आप को घर की छत के साथ लटका लिया। हमसायों ने देखा कि काफ़ी देर से घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, फिर देखा कि गुलनाज छत के स्टोन के साथ लिपटी है। ये बहुत भयानक अंजाम था उस औरत का। इन गलत कार्यों की वजह से
उसका अंजाम भी पूरा हुआ। इस वाक़ये से बहुत से लोगों के लिए सबक मौजूद है कि जो लोग गुनाहों की दुनिया बात करते हैं, फिर उस दुनिया में मस्त रहते हैं, फिर एक ना एक दिन इनका दिल स्याह हो जाता है और इन्हें गलत और सही का शऊर तक नहीं रहता। गुलनाज की ये मौत गांव वालों के लिए कई सवालात छोड़ गई थी। कई ऐसे लोग थे जो इस हकीकत से नावाकिफ़ थे कि आखिर गुलनाज ने अपनी जान क्यों ली। हमने इस बच्चे का नाम समर रखा। समर हमें बहुत अजीज़ था। अब हमारी ज़िंदगी का मकसद समर की अच्छी परवरिश और तरबियत थी। उस माशरे में इसे मुकाम देना चाहते थे। मुझसे मेरे दोस्त पूछते थे कि ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला, लेकिन मैं तो अपनी बीवी को भी कुछ नहीं बताने वाला, तो दोस्तों को क्या बताता। इन्हें सिर्फ यही जवाब देता कि मैंने यतीम खाने से ये बच्चा अडॉप्ट किया है। अब ये मेरी मलकियत है, मेरा अपना बच्चा है। मेरी बात का लोग यकीन कर लें, इसलिए मैंने यतीम खाने के मैनेजर से यही कहा कि अगर कोई तस्दीक करने के लिए आपसे पूछे कि इकबाल अहमद के पास जो बच्चा है वो बच्चा आपसे लेकर गए हैं, तो मेरी इज़्ज़त रख लीजिएगा। लेकिन लोगों ने मेरी बात का यकीन कर लिया और किसी किस्म की तफसीलात जानने की बिल्कुल कोशिश तक ना की। समर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, इसकी काबिलियत सबके सामने आ रही थी। सारे उस्ताद इसकी बहुत तारीफ़ करते और स्कूल के बच्चे इससे दोस्ती करना चाहते थे। मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है कि मुख्तलिफ़ क्लासेस के बच्चे हमारे घर में आते थे, अदब से हमें सलाम करते, फिर यही कहते कि समर कहाँ है। इनमें अक्सर ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई के बारे में समर से कुछ सवालात पूछते और इसकी मदद लेते, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी थे जो समर से खेलने आते थे। वो दिन हमारी ज़िंदगी का यादगार दिन था जब समर ने मैट्रिक में टॉप किया। मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा खुश थी, लेकिन मेरी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। बोर्ड की तरफ से उसे इनाम से नवाजा गया और इसकी तस्वीर अखबार में छपी। इससे ज़्यादा भला हमें कौन सी खुशी मिल सकती थी जो हमारे बच्चे ने हमें दी। समर को पढ़ाने के लिए हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं थे, जबकि हम किसी सूरत ऐसा नहीं कर सकते थे कि समर के पढ़ाई में समझौता करें, किसी किस्म की कोताही करें। मैं अपने बेटे को एक अच्छे से कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, लेकिन अब मुझसे मजदूरी नहीं होती थी। समर बार बार मुझसे यही कहता था कि अब्बा जान, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आप उम्र के इस हिस्से में वज़न उठाएं और मजदूरी करें। जबकि मैं इसे कैसे बता सकता था कि अगर मैं घर में बैठ गया तो घर का सर्कट कैसे चलेगा, इसके तलीमी अखराजात कैसे पूरे होंगे। मैं अपने बहुत ही करीबी दोस्तों के पास गया था और इनसे कुछ पैसे मांगे थे उधार, लेकिन ताकि बेटे की स्कूल की फ़ीस अदा कर सकूं। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में किसी ने मेरा साथ ना दिया। वो मुझे इस बात का हमेशा से अफसोस रहेगा, क्योंकि मैं इनको करीबी दोस्त समझता था और ज़िंदगी में कभी इनके सामने हाथ ना फैलाया। लेकिन आज बेटे की खातर मैंने इनसे कुछ पैसे मांगे थे। समर की खातर मैंने ऐसा किया जिसको मैंने राज़ी रखा और अपनी बीवी को भी ना बताया। बीवी को मैंने ये बताया कि मेरे गुर्दे में पथरी है और डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन बताया है, लेकिन दरअसल मैंने समर की खातर अपना गुर्दा फ़रोख्त किया। पैसे मैंने अकाउंट में जमा कर दिए ताकि वक्तन फ़वक्तन जब भी ज़रूरत हो वहाँ से निकलवाई जा सकें। ये बात ना मेरी बीवी को मालूम थी, ना ही समर को। वो यही समझ रहे थे कि अब्बा जान का ऑपरेशन हुआ था। समर की तलीम की खातर मैंने गांव से शहर में शिफ्ट हो गया। ये बहुत बड़ा फ़ैसला था, क्योंकि वो हमारा भाई गांव था जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था। मैं तो समर की खातर शहर आने को तैयार था, लेकिन इसकी माँ फिर भी नहीं मान रही थी। वो अक्सर मुझसे कहा करती थी कि शहर में मेरा दम घुटता है, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटे की तलीम का मसला है, उस समर की खातर हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम एक किराए के मकान में शिफ्ट हुए, लेकिन फिर हमने वो मकान ख़रीद लिया। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जहाँ निदा नामी लड़की से इसकी दोस्ती हुई। वो बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और समर से शादी की ख्वाहिशमंद थी। और हकीकत तो ये थी कि समर भी उसे पसंद करता है, मगर 2 साल तक इसने हमसे ये बात छुपाई। मैं नहीं जानता कि वो क्यों छुपा रहा था, लेकिन काफ़ी दिनों से वो बदला बदला सा था, काफ़ी परेशान था।
जबकि इसके चेहरे की परेशानी मैंने पढ़ ली थी। एक दिन मैंने समर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा खैरियत तो है ना? मुझे काफ़ी दिनों से तुम परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे बताओ क्या मसला है? पहले तो समर ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन फिर कहने लगा, अप्पा जान मैं काफ़ी दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मेरी क्लास फेलो है जिसका नाम निदा है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो भी मुझे पसंद करती है। मैंने समर से पूछा कि बेटा फिर मसला क्या है? हम कल ही इनके घर जाते हैं, तुम्हारे लिए निदा का रिश्ता मांगते हैं। जिस पर समर मुस्कुराकर कहने लगा, अब्बा यही तो मसला है, वो भी मुझसे शादी करना चाहती है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ, लेकिन इसका बाप किसी सूरत इस शादी के लिए तैयार नहीं। पता नहीं वो निदा की शादी कहीं और करना चाहता है या फिर कोई और मसला है, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन निदा के वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया उस रिश्ते से। मैंने समर से कहा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, निदा का घर कहाँ है, मुझे तुम एड्रेस बताओ। मगर उसने जैसे ही मुझे एड्रेस बताया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। निदा हमारे भाई गांव से ही ताल्लुक़ रखती थी। जब इसने मुझे निदा के बाप का नाम बताया तो मैंने उसे तसल्ली दी कि बेटा तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं गलत नहीं तो मैं निदा के बाप से वाकिफ़ हूँ। इसका नाम खिज़र अहमद है और वो तो मेरे बचपन का दोस्त है। हम एक ही जमात में पढ़ते थे, लेकिन फिर पढ़ाई छोड़ दी तो अब्बा खाद बटाना चाहता था, इसलिए मैंने मजदूरी शुरू की, जबकि खिज़र पढ़ाई करना ही नहीं चाहता था। जब मैंने अपने बेटे को बताया कि खिज़र मेरा दोस्त है और निदा से तुम्हारी शादी ज़रूर होती होगी, तो इसकी शायद खुशी का ठिकाना नहीं था। मगर मैं आने वाले हालात से बिल्कुल नावाकिफ़ था। मैं नहीं जानता था कि किन मसाइल से मेरा सामना होगा। जब मैं खिज़र से मिला तो इसने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे देखकर काफ़ी खुश हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने समर के रिश्ते के बारे में बात की तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने खिज़र से कहा कि दोस्त क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या तुम रिश्ता नहीं करना चाहते? क्या तुमने बेटी का कहीं और रिश्ता तय कर दिया है? जिस पर खिज़र ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं किया। फिर मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है? वो कहने लगा कि मैं तुमसे कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, वो भी अकेले में। मैंने खिज़र को अपने साथ लिया, वो खेतों की तरफ रवाना हुआ। हम लोग तन्हाई में थे। मैंने खिज़र से कहा, बताओ क्या बात है? कहने लगा, मैं इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि समर असल में कौन है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हारी बात का? वो कहने लगा, ये नहीद बेगम का बेटा है, तुम्हारा सका बेटा नहीं, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं इस हकीकत से भी वाकिफ़ हूँ। उस रात जब तुम बच्चा लेकर अपने घर में आए थे, मुझे इस बात का इल्म हो चुका था कि ये नहीद का नाजायज़ बच्चा है। मैंने खिज़र से कहा, फिर कौन सी वजह है कि तुम रिश्ते से इनकार कर रहे हो? वो कहने लगा, चूँकि ये नाजायज़ बच्चा है, लिहाजा मैं किसी ऐसी लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, तुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने समर को अपना बेटा बनकर पाला। ये तो मासूम था। इस मासूम को हमने प्यार से पाला, इसकी अच्छी परवरिश की, इसे तालीम दिलवाई। मेरा बार बार कहने पर वो इनकार कर रहा था। वापस जाते हुए मैंने सिर्फ इतना कहा कि इस राज को राज ही रखना और ये बात किसी को नहीं बताना। मैं मायूस वापस आ रहा था। दिल में कई खदशात थे कि जब समर को पता चलेगा कि निदा के वालिद ने इनकार किया तो इसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन मेरी उम्मीदों के बरक्स वो पुरस्कून रहा। खैर बाद में ये परेशानी भी हल हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने खिज़र के दिल में रहम डाल दिया और वो अपनी बेटी को किसी तौर पर भी किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता था। फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। समर की शादी पर मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल चुकी हैं। शादी के 6 माह बाद मुझे इससे भी बड़ी खुशी मिली जब मेरे बेटे ने मुकाबले के इम्तिहान में टॉप किया। मेरा बेटा ऑफिसर बन चुका था। मैं यही समझ रहा था कि मेरी बीवी के पूरे दिन ख़त्म हो चुके हैं। मैं अपने बेटे की खातिर हमने जो किया, हमारी मेहनत रंग लाई है, लेकिन कम से कम अब हमारा बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। मगर अफसोस ऐसा ना हो सका। शादी के बाद न जाने समर को क्या हुआ कि हमसे अलग हो गया। ये बात नहीं कि निदा के कहने पर वो अलग हुआ था, बस हमारा नसीब ही ख़राब था। इसने जो मोहब्बत हमने
कि हम खाली हाथ रह गए। पहले पहले तो वो महीने में 1-2 बार हमसे मिलने आता था, लेकिन अब वो बिल्कुल आना छोड़ गया, ना ही हमें फ़ोन करता था। मैं और मेरी बीवी से मकान में रहते थे। तन्हाई हमें परेशान करती थी, इसलिए हम तन्हाई को ख़त्म करने के लिए एक तरकीब सोची कि इस मकान को फ़रोख्त करने के लिए हम अखबार में इश्तिहार देते हैं। मुख्तलिफ़ लोग हमसे मिलने आते हैं, फिर हम इनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपनी तन्हाई को ख़त्म करते हैं। इस दफ़ा अखबार में हमने इश्तिहार दिया तो कुछ तालिब इल्म मकान देखने के लिए आए। इन्हें देखकर हमें हमारा बेटा याद आया। मकान को देखते हुए इनकी नज़र समर की तस्वीर पर पड़ी। एक लड़के ने मुझसे पूछा कि अंकल ये कौन है? मैंने फ़ख्री अंदाज में बताया कि ये मेरा बेटा है, आजकल मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज है। ये सुनकर वो हैरान हुआ, कहने लगा, आपका बेटा क्या आपके साथ नहीं रहता? मैंने कहा कि बेटा इसने हमसे मिलना छोड़ दिया, शायद बड़ा आदमी बन गया। इसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। वो किसी तरह समर से मिलना चाहता था। एक दिन फ़कीर का बेस बदलकर समर की गाड़ी के सामने आया और कहा कि तेरी सोते पर लानत, जिसकी वजह से तो अपने वालिदैन से अलग हुआ है। इस लड़के को फ़ौरन गिरफ़्तार किया गया क्योंकि इसने डीसी साहब की इज्जत में गुस्ताखी की थी। लेकिन इसने समर को बहुत सी बातें सुनाई। खिज़र अहमद को जब मेरी तन्हाई का पता चला तो इससे बर्दाश्त ना हुआ। वो समर से मिलने गया और कहा कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। निदा ये सुनकर हैरान हुई, अपने बाप से पूछ रही थी कि अब्बा जान क्या हुआ? मैंने निदा से कहा कि तुम कमरे में जाओ, मैंने समझ से कुछ बात करनी है। फिर इसको सारी हकीकत बताई कि इसकी पैदाइश कैसे हुई, किस तरह इसे पैदाइश की रात एक वीरान जंगल में रखा गया और वहाँ से मैंने इसे उठाया था। समर सारी बातें सुन रहा था, लेकिन ऐसे खामोश था जैसे जिसे हमें जान नहीं। अचानक इसे मेरी और मेरी बीवी की याद आई। शायद अपनी हकीकत जानकर इसकी आंखें खुल गई और वो हमसे मिलने के लिए भागा। मगर अफसोस कि उसी दिन मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। जिस दिन वो हमें मिलने आया था, उस दिन इसकी माँ का जनाजा इसके सामने पड़ा था। वो अपने बाल नोचने लगा, कपड़े फाड़ने लगा। अपने लिए वो ये सज़ा समझने लगा कि कुदरत की तरफ से मुझे ये सज़ा मिली है कि मैं अपनी माँ से माफ़ी ना मांग सका। मैंने समर को माफ़ कर दिया, लेकिन वो हर रोज़ अपनी माँ की कब्र पर माफ़ी मांगने ज़रूर जाता है। माँ आखिर माँ ही होती है। इसकी सकी माँ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे महसूस होता है कि इसने समर को माफ़ कर दिया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।